आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बड़े सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जिसे सभ्य समाज में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है और सीधे सीधे कहें तो मानव तस्करी, जो कि एक गरीब वर्ग से लेकर के अमीर वर्ग तक बड़ी तेजी से फैलता हुआ काम है, या यूं कह लीजिए कि बिजनेस की तरह फैल रहा है और सॉफ्ट टारगेट इसे माना जाता है। इसी चीज के बारे में आज हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, कैसे होती है, उसके क्या समाज में नुकसान और फायदे हो रहे हैं, इसी चीज से आज हम बात करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं सर्वेश पुंडीर जी, जो कि समाज सेवी हैं और ह्यूमन ट्रैफिक पे पिछले कई वर्षों से काम करती आ रही हैं। कई ह्यूमन ट्रैफिक के केस इन्होंने पकड़वाए भी हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल सर्वेश जी यही है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है और ये कैसे होती है? देखिए, मानव तस्करी जो है इसके कई रूप हैं। जैसे कि इसमें चाइल्ड लेबर है, ये चाइल्ड लेबर भी मानव तस्करी का एक रूप है, और यौन शोषण भी इसमें जो है एक रूप है मानव तस्करी का। और जैसे फैशन डिजाइनिंग एक डिपार्टमेंट है, तो फैशन डिजाइनिंग में जो फैशन डिजाइनर हैं जिस पर वो वाहवाही लूटते हैं, कहीं ना कहीं उस वाहवाही के पीछे भी चाइल्ड लेबर जो काम करती है उसमें, तो वहां पर भी मानव तस्करी का एक रूप है, जिसमें मानव तस्करी चाइल्ड लेबर में भी है, मानव तस्करी फैशन डिजाइनिंग में भी है, मानव तस्करी यौन शोषण में भी है। और कई राज्य हमारे ऐसे हैं जहां से महिलाओं को शादी के नाम पर भी लाया जाता है, जहां बहुत गरीबी है कि भाई ये आपका नेपाल हो गया, नेपाल से नौकरियों के बहाने लाया जाता है, तो वहां से युवक युवतियां आसानी से आ जाते हैं नौकरी के नाम पर या शादी के नाम पर। आपका उड़ीसा हो गया, आपका बंगाल हो गया, यहाँ से अधिकतर। और इसका एक बिंदु है जॉब प्लेसमेंट, जो कि बड़े शहरों में, जैसे कि आपके दिल्ली में भी है, पंजाब विभाग, अन्य जगहों पर आप अगर सर्वे करें तो वहां पर जॉब प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा कारण है कि उसमें भी बीच में एजेंट हैं, लड़कियां महिलाएं लाई जाती हैं नौकरियों के नाम पर, उन्हें कम वेतन पर वो आकर के काम करती हैं। एजेंसियां हैं इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी, बहुत समाज में बहुत चीजें इसके लिए बहुत। आपने इस क्षेत्र में काम किया है। मेरठ के औरंगाबाद के भावनपुर थाने में किस तरह से आपने मानव तस्करी को पकड़वाया? देखिए, हमें सूचना मिली कि गांव औरंगाबाद में एक महिला को 1 महीने से बंधक बनाकर रखा हुआ है। गांव के ही किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे सूचना मिली, और पुनीर जी आप उस महिला की मदद कीजिए, आप इस पे वर्क कीजिए। तो समय बहुत कम था हमारे पास, जैसे सूचना आई तो हमने अपनी महिलाएं जो हमारे साथ सहयोगी हुआ करती हैं, उन महिलाओं को अपने साथ लिया। और वहाँ जब हम उस समय पूर्वांचल में चुनाव थे और पूरी पुलिस फोर्स पूर्वांचल में लगी हुई थी, लेकिन हमें किसी ने मशवरा दिया, हमारे किसी शुभचिंतक ने, कि हम आपके साथ थोड़ा सा पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ताकि वहाँ कोई आपके साथ आप महिलाएं हो, कोई अलग परिस्थिति ना बने। तो एक दरोगा जी हमारे साथ वहाँ पर गए और कुछ मीडिया कर्मी भी आ गए, 1-2 लोग। और जब हमने वहाँ पर रेड डाली, पहले तो वो आरोपी ही वहाँ उनकी दुबारी में बैठा हुआ था। हमने आरोपी से पूछा, आपका नाम सो है, मोनू नाम है आपका? कहने लगा कि जी मैं ही मोनू हूँ। मैंने कहा तलाशी दीजिए अपने घर की, महिलाओं को बंधक बनाकर रखते हैं आप लोग, गलत कृत्य कराते हैं महिलाओं से। जब हम वहाँ पर गए, अंदर हमने तलाशी ली, तो हमने एक महिला की हमें सूचना थी, एक महिला हमें बरामद हो गई वहां से। तभी हमारे एक जो मीडिया कर्मी साथी थे, उन्होंने कहा कि मैडम एक महिला और है। तो वहाँ तहखाने से टाइप से एक रूम बना हुआ था, उसमें एक और महिला मिली, वो उड़ीसा की थी। एक महिला कलकत्ता की थी, एक महिला उड़ीसा की थी। उनको एक को शादी के नाम पे लाया गया था कि तुम्हें बहुत बड़े घर में, तुम्हारे अच्छे घर में शादी हो जाएगी, तुम सुख से रहोगी। और उसको वहां से हावड़ा स्टेशन से वो उन महिलाओं को लाए थे, और एक को तो बहका के इस तरह लाए, दूसरी को कहा कि हम तुम्हें बहुत अच्छी जॉब दिलवा देंगे। तो वो 2 महिलाएं हमने वहां से बरामद की। और हमें पता ये फिर
माध्यम से ही हमें ये पता चला कि कौन वो कैसे आई, कौन उन्हें लाया। तो कोई गौरी नाम की कोई महिला, जो कि उपनाम थे, गौरी और लालू और गौरी नाम के स्त्री पुरुष वहां से महिलाओं को लाने का काम करते थे और वेस्ट यूपी में अन्य जगहों पर महिलाओं को पहुंचाने का कार्य। पुलिस की और पॉलिटिकल का क्या रोल रहता है? देखिए, पॉलिटिक्स से तो मैं स्वयं भी जुड़ी हुई हूँ। 15 साल से मैं R&D में काम कर रही हूँ और मैं समाज सेवा मेरा पैशन है, जो कि मैं छोटी उम्र से कर रही हूँ। तो पॉलिटिकल तो सहयोग की कोई ऐसी हमें आवश्यकता नहीं थी उस वक्त। लेकिन जहाँ तक पुलिस की हम बात करें तो देखिए, जो वो दरोगा जी हमारे साथ गए, हमारे किसी शुभचिंतक ने हमारे साथ भेजा, वो एक बेशक हमारे पीछे पीछे आते रहे हमारी गाड़ी के, और एक सहायक के रूप में उन्होंने हमें सपोर्ट किया। लेकिन इसी का दूसरा पहलू, एक महिला पुलिस अधिकारी, जब ये मामला सभी अखबारों में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रमुखता से जब इसको छापा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे थाने में आइए। तो मैंने कहा, मैडम आज तो मैं बाहर हूँ, आज तो मेरे पास समय नहीं है, मैं कल आती हूँ। तो बड़ा रूड बिहेवियर उनका था। कहने लगी, मुझे तो बहुत सारा क्षेत्र संभालना पड़ता है। मैंने कहा, जी मैं यूपी में वाइस प्रेसिडेंट, उस समय मैं वाइस प्रेसिडेंट थी यूपी में। मैंने कहा, जी मुझे तो जाने कितने जिले संभालने पड़ते हैं, आज मैं किसी कारणवश बाहर हूँ, आज मैं नहीं आ सकती। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं वारंट भेज के आपको बुलवा सकती हूँ, 2 पुलिस वाले भेजूंगी और आपको घर से उठा लाएंगे। खैर, फिर नेक्स्ट डे जब मैं आई तो मैंने उनसे समय लिया, मैं गई वहाँ। तो जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने एक पॉजिटिव रूप में वो मेरे सामने नहीं थी, और उन्होंने एक जैसे खलनायिका जैसा रूप मेरे आगे प्रदर्शित करते हुए कहा कि नो डाउट आपने काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन कभी कभी समाज सेवा करने वालों के हाथ भी जल जाते हैं। ऐसे एक्शन कर रहे थे वो, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे टेरराइज कर रही है। तो फिर जब उनकी इस तरह की बातें, फिर उन्होंने कहा कि आज महिलाओं का बयान अलग है, और हो सकता है समय बीतने के बाद, अभी ये नारी निकेतन में महिलाएं चली गई है, समय बीतने के बाद ये किसी के दबाव में आकर के बयान बदल देंगी तो आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। बस फिर मैंने उनसे यही कहा कि मैडम, आपके सवाल जवाब हो गए हो तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। लेकिन अभी मैं पल्लवपुरम जा रही हूँ, वहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और मैं आपके बारे में बताऊंगी कि आपने मुझे एक अच्छा काम करने के बावजूद भी टेरराइज करने का आप मुझे काम कर रहे हैं। मतलब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि पुलिस आप ऐसे मामलों में साथ नहीं देती है, बल्कि दूसरे पक्ष की ओर खड़ी नजर आती है। नहीं, 5 उंगलियां एक समान तो नहीं है, कहीं पुलिस बहुत सहयोगी होती है, लेकिन वो एक महिला का जो मैंने रूप देखा, जबकि वो एक महिला होते हुए उन महिला की पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझ सकती थी, और मैंने जो उस मामले को लेकर के महसूस करके जो वर्क किया, मेरे उस मन को भी अच्छी तरह समझ सकती थी, लेकिन उन्होंने टोटल नेगेटिविटी उसमें दिखाई। कई बार ऐसा होता है कि जिक्र में भी आता है, कि बातचीत में आता है कि किसी परिवार के व्यक्ति ने ही महिला के साथ उसको भेज दिया या कहीं और भेज दिया, शादी के लिए भेज दिया। सऊदी अरब से कई बार लोग आते हैं और नाबालिग बच्ची के साथ शादी करके उसको भेज देते हैं, वहां जाकर के उसे वो लोग भेज देते हैं। तो ऐसे भी कई किस्से आपके सामने आए हैं, कोई एक्सपीरियंस? हाँ जी, जहाँ जहाँ गरीबी है वहाँ कुछ लालच में लोग बच्चियों की शादी, जो नाबालिग बच्चियां हैं, उनकी जो है बड़ी उम्र के लोगों से कर देते हैं, जो कि ये भी एक अपराध है, नहीं करना चाहिए। और कई हमारे ऐसे राज्य हो गए भाई, जैसा मैंने अभी आपको बताया, नेपाल हुआ, उड़ीसा हुआ, ये ऐसी जगह है हमारी। आपका राजस्थान है, वहाँ भ्रूण हत्या एक होता है, वहाँ लड़कियों की कमी है। ऐसी स्थिति में भी महिलाएं बाहर से लड़कियां मंगाई जाती हैं। तो केरला स्टोरी अभी पिक्चर आई थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे भी थी आधारित, और उसमें लव जिहाद वाला मामला भी आया था, उसमें तस्करी वाला मामला भी आया था, अवैध ढंग से एक सीमा को पार जाने का। उसमें कम बच्चों के साथ शादी करके उनको वहां जाकर बेचने वाला मामला सामने आया है। तो कितना इसको आप मानते हैं, केरल स्टोरी के माध्यम से आप कितना इसको समझा पाएंगे अपने दर्शकों को? देखिए, समझना, मूवी अक्सर जो भी हमारी
चाहिए इसे गलत, जो भी गलत कृत्य हो रहे हैं किसी भी रूप में, तो इसमें केरला स्टोरी बनी हो या इन चीजों के उपन्यास लिखे गए हो, ऐसा नहीं है। किसी प्रॉब्लम के ऊपर उपन्यास भी लिखे जाते हैं, मूवी भी बनती है, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनती है, लेकिन हम उससे कितना ले रहे हैं ये एक अलग मुद्दा है। कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है, मेरा स्वयं का मानना ये है कि हमें खुद को जागरूक हो करके कम से कम हम अपने अड़ोस पड़ोस कहीं हमें एक पैनी नजर रखनी चाहिए कि यदि कोई घटना होती है तो हम इसमें, खाली पुलिस का ही काम नहीं है, हम भी इसमें बढ़ चढ़कर काम कर सकते हैं। जब हम स्वयं जागरूक होंगे तभी समस्या का समाधान होगा, अकेली मूवी से समस्या का कोई समाधान नहीं। अच्छा, जैसा आपने बीच में बताया था कि फैशन डिजाइनर भी कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि उसके माध्यम से भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है, और आपने जो प्लेसमेंट वाला बताया, जो प्लेसमेंट के माध्यम से बनाया जा रहा है, तो इसे रोकने के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं, कैसे समझें? इसे रोकने के लिए देखिए, सरकार कानून बना देती है, कानून हर चीज में बने हुए हैं, बड़े लोग भी इसमें शामिल हैं। जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं इसमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा। ग्राउंड पे काम इसमें होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ग्राउंड पे काम कितना हो रहा है। सर्विस कुंडली जैसे अभी पिछले कुछ साल पहले कोरोना एक महामारी के रूप में आया, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, क्या उसका भी कोई प्रभाव आप देखते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे? जी, इसका प्रभाव हमने ये देखा कि जब लोग जॉबलेस हो गए और या उनको घर से काम करने पर सैलरी कम कर दी गई, किसी को आधी सैलरी मिल रही है, किसी को आधी से भी कम सैलरी मिल रही है, तो चाहे जो प्राइवेट संस्थान है जितने भी, वहां पर लोगों को बहुत कम वेतन पे काम कराया जा रहा था, चाहे वो शिक्षिकाएं हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हैं। तो ऐसी स्थिति में गरीबी बढ़ी, अभाव हुआ। जब अभाव हुआ तो ऐसे में एक तो मुद्दा ये था कि जिन्हें कोरोना था उन्हें भी भर के ले गए, जिन्हें कोरोना नहीं था उन्हें भी एडमिट करवा दिया गया, और इसमें भी बहुत से केस ऐसे आए, लोगों में बहुत वाद था उस समय, जिनके मैंने वीडियोस भी ऐसी देखी, उसमें साक्षात रूप से देखा कि वो कह रहे हैं कि हमारे बीमारी के नाम पर, कोरोना के नाम पर उनके अंगों को निकाल करके बेचा गया है जी, कि सैलरी आधी हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। क्या मात्र 5 किलो राशन देने से हमारी समस्या का समाधान होगा? हमारी समस्या का समाधान होगा रोजगार देने से। कोरोना के बाद भी रोजगार नहीं है लोगों के पास में, तो क्राइम को कैसे रोक सकते हो आप? क्राइम को आप हर घर में जाकर तो नहीं रोक सकते। सरकार को रोजगार दे, सरकार रोजगार दे, सरकार संज्ञान ले कि हमारे देश में गरीबी किस कदर है, गरीबी हटेगी तो बहुत सारा क्राइम स्वयं ही खत्म। ये थी सर्विस कुंडली थी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग आगे बढ़ती है, क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और किस तरीके से कोरोना काल में, भुखमरी में, बेरोजगारी में लोगों को शादी का झांसा देकर किस अलग अलग तरीके से किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इसमें जो बात बताई उसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसी न किसी बहाने से आदमी को अपनी जरूरतें पूरी करनी होती है, वो उस लालच में आकर के इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चक्कर में पड़ जाता है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा सरकारें किस और काम करती हैं और कैसे काम इसको घटाने के लिए करती हैं, कैसे मुजरिमों को पकड़ती हैं, और अन्य समाज सेवी संस्थाएं भी यदि इस पे ज्यादा काम करें तो शायद इस पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाई जा सकती है, कानून अपनी तरफ से सख्त किया जाए। तो मानव तस्करी को एक सीरियस मुद्दा लेके सरकार को काम करना चाहिए। अभी इसे सीरियसली नहीं लिया जा रहा जितना लेना चाहिए। तो उनका साफ कहना है सर्विस कुंडली का कि मानव तस्करी को अभी सरकार खुद सीरियसली नहीं ले रही है, और क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बड़े बड़े लोगों के नाम भी इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि सारा का सारा पैसा, सारा का सारा मुद्दा एक पावर का है और पैसे का है, और पावर और पैसा जिसके हाथ में होगा उसके हाथ में कहीं ना कहीं राजनीति की घुंडी भी होती है। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिव्य प्रभात।